जो हमने लास्ट टाइम पे आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग केमिस्ट्री में। और ये केमिस्ट्री का डिस्कशन जो है बेसिकली हम लोग आईजीसीएसई की बुक और बिलाबोंग स्कूल से रिलेटेड ये बुक है, वहां से हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो सिलेबस होता है ये सारे ही बोर्ड्स में वैसे कॉमन भी होता है कि 3 तरह की बॉन्डिंग आपको पढ़नी होती है। उसमें एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब और क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है, क्योंकि उस दिन आप लोग ने जो बॉन्ड समझे थे वो एक समझा था कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और आज हम लोग काफी ढेर सारी बातें इसमें और भी सीखने वाले हैं। चलिए तो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आपकी हेडिंग हो गई फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में होता तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले जितना बता रहे हैं उतना समझने की अच्छे से कोशिश करिए। जैसे बच्चों, आपने सुना होगा वाटर अगर एसिडिक हो जाता है, अगर आपको वाटर एसिडिक मीडियम में लेना होता है तो आप वाटर ऑब्लिक H प्लस लिखते हैं। इसको कहते हैं वाटर एंड एसिडिक मीडियम। बच्चों, वाटर इन एसिडिक मीडियम, उसको पहचानने का तरीका क्या है? आप लिखते हो वाटर ऑब्लिक H प्लस, क्योंकि मैंने बताया बच्चों कि अगर H प्लस दिखता है तो एसिडिक नेचर होता है, OH माइनस दिखता है तो बेसिक नेचर होता है ना। लेकिन बच्चों, बुक्स में इसको लिखने का तरीका कुछ और होता है। बुक्स में इसको लिखने का तरीका होता है H3O प्लस आयन। आपने नाम सुना होगा अमोनियम आयन। तो बच्चों, ये लिखने के तरीके बदल जाते हैं। ये आपको तरीके सीखने होंगे कि ये बन कैसे है। अब जैसे आपने क्या किया कि वाटर ऑब्लिक H प्लस को इस तरह से लिखा, तो बच्चों ये जो अमोनियम आयन है ये भी कैसे बना है? अमोनिया ऑब्लिक H प्लस से बना है। तो बच्चों, ये जो फाइनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं जैसे H3O प्लस आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, ये स्ट्रक्चर तैयार होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का भी एक रोल होता है काफी बड़ा पूरी केमिस्ट्री में। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन। ये इसका नाम होता है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, क्या क्या रीजन होता है। सबसे पहले बच्चों आपको जानना होगा कि पहले आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाइए। तो कहोगे सर वाटर का स्ट्रक्चर तो आपने लास्ट टाइम पे बनाना सिखाया था। आपने बताया था कि किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना हो पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखो और उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखो। क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, यही बॉन्डिंग में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनर मोस्ट वाले तो पहले से ही ऑक्टेट उनका कंप्लीट है। क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, 2 होने चाहिए वो पहले से ही। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तड़पड़ा रहे हैं, इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। वो जो सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। स्टार्ट कर दीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। वो जो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन के हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद हम उसके बगल में हाइड्रोजन बनाते हैं। तो देखिए ये हाइड्रोजन आ गया। और पास हाइड्रोजन के पास भाई वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। तो इस तरह से आपके पास ये हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों ही शेयर कर रहा है। ठीक है ना। शेयरिंग का मतलब होता है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है। सुनना है? तो शेयरिंग का मतलब ये होता है कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए तो है ही, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए तो है ही, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है। ये मतलब होता है शेयरिंग। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने आपको वाटर का स्ट्रक्चर बना के दिया है। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसमें कुछ खास बातें समझ लो बच्चों, कि मैं वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर ना बना करके बार बार वी शेप बनाता हूँ। शायद मैंने आपको बताया होगा कि वाटर का स्ट्रक्चर ही बनता है वी शेप।
तो आप वी शेप हमेशा ही बनाने की आदत डालिए, और वाटर का स्ट्रक्चर कभी भी बनाएं तो वी शेप ही बनाइए। और वी शेप बनाने के बाद उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग दो लोन पेयर भी कहते हैं, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से बच्चों आप स्ट्रक्चर बनाने की पूरी कोशिश करिए। तो वाटर का आपको बेसिकली इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना होता है। ध्यान से देखिए, इसमें ये पहला लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से आपके पास वाटर का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। तो जितने ही बच्चे क्लास में बैठे हैं वो आज के बाद वाटर का स्ट्रक्चर आपको उसी तरह से बनाना पड़ता है। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया गया है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डॉट बॉन्डिंग भी कहते हैं। और कई बच्चे अगर बिगिनर्स होंगे तो वो बड़े बड़े क्या कहते हैं, शेल्स वगैरह बना करके भी, गोल गोल जो शेल्स बनते हैं उससे भी बना के दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रूटफुल स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो यही होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि जो शेल्स होती हैं वो बहुत देर तक, बहुत ज्यादा लंबी तक नहीं बन पाएंगी। चलिए भाई, ये हो गया। तो बच्चों, वाटर का स्ट्रक्चर सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। वाटर का शेप क्या होता है? वी शेप होता है। आपको याद रखना होगा कि, और वाटर में आपको क्या देखने के लिए मिला? वाटर में आपको देखने के लिए मिला कि वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना, इस बॉन्ड को मैंने बताया था ना, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो वाटर में ऑक्सीजन क्या बना रहा है? 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, किसी के पास भी 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होते हैं, उसका शेप आप जल्दी से बता सकते हो। उसका जो शेप होता है वो वी शेप बनता है। कैसा बनता है? वी शेप। वी शेप इसलिए बनता है क्योंकि बच्चों, एक थ्योरी चलती है, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के नाम से भी कहते हैं, या आप सब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो ये सभी थ्योरीज ये कहती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दो स्ट्रक्चर में, ताकि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन कम से कम। इसलिए बच्चों, रिपल्शन को कम से कम करने के लिए इनकी शेप्स को डिस्टॉर्ट किया जाता है। कभी वी शेप बनाया जाएगा, कभी एल शेप बनाया जाएगा, कभी डी शेप बनाया जाएगा। इस तरह से शेप्स चेंज की जाएगी। ठीक है। अभी तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है वाटर का। इसमें ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, और इस तरह का कभी भी कंट्रीब्यूशन किसी के पास भी हो वो वी शेप ही बनाएगा। और बच्चों, वी शेप को बुक्स में बेंट भी कहते हैं, बेंट शेप भी लिखा रहता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब बच्चों, अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो उसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आपने अगर H प्लस लिख दिया तो बेचारे के ऊपर प्लस चार्ज है, यानी कि उसने अपने पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी डोनेट कर दिया। इसका मतलब अब इसके पास 0 है। अब H प्लस अगर किसी के साथ जुड़ना चाहेगा तो H प्लस क्या चाहेगा कि वो खुद ही किसी को देने लायक तो बचा नहीं। अब H प्लस अगर किसी से जुड़ेगा तो वो इस लालच में जुड़ेगा कि दूसरा ही उसको अपना एक लोन पेयर डोनेट करे। जैसे यहाँ पर मैंने H प्लस इसके साथ लगाने की कोशिश की, क्योंकि हमें H2O को H प्लस भी दे रहा था। ठीक है ना, वाटर इन एसिडिक। तो H प्लस जैसे ही आया, वाटर ने कहा कि भैया मेरे पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है। अब तुम कहोगे सर ये एक्स्ट्रा तो है नहीं, ये तो उसके ऑक्टेट के कंट्रीब्यूशन में काम आ रहा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा होता तो ऑक्सीजन के पास 8 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन सर 10 तो हो ही नहीं सकते, इसका साइज भी काफी छोटा होता है। तो हम यहाँ बेटा कहते हैं कि कंसेप्ट जनरेट होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग वही मॉलिक्यूल्स करते हैं जिनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर ना करके वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में ये जो एक लोन पेयर होता है ये परमानेंट डोनेट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? शेयर होता है। शेयर होने का मतलब ये ऑक्सीजन के पास भी रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और H प्लस के पास भी रहेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, आपने पहली बार, जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो पहली बार देख रहे हैं कि ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। किसका सिंबल होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल होता है। अगर आप इस सिंबल को दूसरी तरह से बनाना चाहें तो आप दूसरी तरह से बना सकते हैं। आप एक सिंगल बॉन्ड लगा करके प्लस और माइनस भी लगा सकते हैं। ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल होता है। तो ज्यादातर बुक्स में ये भी चलता है, ज्यादातर बुक्स में ये भी चलता है। तो ये हम लोग को देखना पड़ता है, जहां जिसका यूज हो वैसा ही बना।
तो सबसे पहले बच्चों आपको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में जानना होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल्स करते हैं, पहले तो उनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, है ना, और इसके बाद यदि उनके पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर को शेयर करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। डोनेट नहीं करेंगे, डोनेट करेंगे तो परमानेंट चला हो जाएगा और खुद का ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एक ही मॉलिक्यूल अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे तो उससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन वो शेयर करने के काबिल तब है जब उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, तभी बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी थी। ऐसे आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाना होता है और देखेंगे कई सारी बुक्स में। तो इस स्ट्रक्चर को एक और मेथड से भी बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लिखते हैं, ऑक्सीजन के अगल बगल हाइड्रोजन लगा देते हैं, और ये हाइड्रोजन लगाने के बाद मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, और हाइड्रोजन पे लगाते हैं माइनस। लेकिन बच्चों आप क्या पाओगे कि हाइड्रोजन के पास तो प्लस पहले ही से था, आप माइनस भी लगाओगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इसलिए H3O प्लस में जो आपको प्लस चार्ज होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर होता है, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं होता है। अब आप कहोगे सर आपने तो दो दो स्ट्रक्चर बना दिए, ज्यादातर या एग्जाम में कौन सा मान्य स्ट्रक्चर होता है, हम फ्यूचर में कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? तो बच्चों में फ्यूचर में ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। कैसे बना, आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस किया, प्लस और माइनस लगाया, माइनस जहां पे पहुंचा वहां पे प्लस पहले ही से था तो वो न्यूट्रल हो गया, कैंसिल हो गए, और आपके पास H3O प्लस का स्ट्रक्चर बन करके चला आया। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है H3O प्लस का। इसका स्ट्रक्चर होता है H3O प्लस का। तो बच्चों आज के बाद आपको H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन, या कई सारी बुक्स में आप देखेंगे वाटर एंड एसिडिक मीडियम, या इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ऐसे स्ट्रक्चर्स कई सारी बुक्स में बन के तैयार होते हैं। तो यही बच्चों आपको ध्यान देना है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब आपको ध्यान देना होगा कि मैं इसमें कुछ और बातें भी आपको सिखा रहा हूँ, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो अब हमारे पास है बच्चों अमोनियम आयन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये बच्चों दूसरा स्ट्रक्चर है जो बेस्ड है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पे। सबसे पहले हमने वाटर के लिए समझाया, अब हम अमोनिया के लिए समझा रहे हैं। वंस अगेन आप चिल्ला चिल्ला के यही कहोगे कि सर किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिख लो। तो आपको ध्यान देना होगा, हम लोग इसको बार बार नहीं लिखते, आपको याद रखना होगा कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। और बच्चों अगर आप अमोनिया का बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे जो बुक्स में बना रहता है, जिसकी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आती भी नहीं है, तो पहले हम वो स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं जो स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, बचे 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन के हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। तो बच्चों अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया। तो नाइट्रोजन के पास अमोनिया में 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, दिस इज कॉल्ड वन लोन पेयर। तो कभी भी याद रखो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर किसी भी स्पीशीज के पास हो, आप तुरंत बता देना कि यार उसका जो शेप बनता है वो होता है पिरामिडल शेप। तो आपको ये याद रखना होगा कि पिरामिडल शेप ऐसे ही बनाते हैं जैसे मैंने आपको बना करके दिया है। तो अमोनिया का जो शेप होता है वो बेसिकली क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है। तो बच्चों आज के बाद आप अमोनिया की जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे वो बिल्कुल इसी तरह से आपको करनी है। लेकिन बच्चों हमको बनाना क्या है, हमें इसको H प्लस भी देना है। H प्लस बिल्कुल वाटर की तरह, यहाँ पे वाटर के पास जैसे H प्लस गया था वैसे ही यहाँ पर अमोनिया के पास भी बगल में H प्लस आया। तो अमोनिया का ये लोन पेयर हम क्या करते हैं, इस H प्लस को कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि ये इसलिए हो पा रहा क्योंकि अमोनिया का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। तो वो लोन पेयर शेयर कर सकता है, लोन पेयर मतलब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा H प्लस के साथ, एक नहीं करेगा क्योंकि H प्लस को इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो बच्चों जब ऐसा करेगा तो फिर आपके पास फाइनली अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर
हम फाइनल वाला बनाकर आपका रेडी कर दे रहे। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से, यहाँ पर बच्चों इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये बच्चों स्ट्रक्चर आपका बनकर के तैयार हो गया है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं इस बॉन्ड को हटा करके एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर ऊपर माइनस आएगा, तो बच्चों प्लस माइनस क्या कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, और ये बच्चों आपका तैयार हो जाएगा अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। मुझे याद रखिए, ये अमोनियम आयन के स्ट्रक्चर में जो प्लस चार्ज होता है वो किसके ऊपर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता, वो NH4 प्लस को देख करके सोचते हैं कि यार प्लस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर है, जबकि प्लस चार्ज किसके ऊपर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है। उसी तरीके से H3O प्लस में प्लस चार्ज किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है। तो बच्चों ये अमोनिया सबसे पहले आपने बनाई, और उसके बाद आपने जो बनाया है इसको कहते हैं अमोनियम आयन। बच्चों उसी बहाने आपको वैलेंसीज भी पता पड़ रही है, क्योंकि NH4 प्लस में अमोनियम आयन की वैलेंसी कितनी है, +1। कितनी है, +1। कहने का मतलब अगर आपसे कह देते कि भाई अमोनियम क्लोराइड बनाओ, तो तुम अब पीछे नहीं झुकोगे, तुम कहोगे अमोनियम क्लोराइड बनाना है, अभी बना के देते हैं। तो पहले अमोनियम क्लोराइड रखो। बच्चों लास्ट टर्न पे मैं आपको गला फाड़ फाड़ के बता चुका हूँ कि अमोनियम ये होता है, क्लोराइड ये होता है। अमोनियम की अभी बताई +1 होती है और क्लोराइड की -1 होती है। तो बच्चों ये बात आपको पहले से ही आप जान चुके हैं, लेकिन अगर आप बार बार भूल जा रहे हैं तो हमसे लेक्चर लेकर के उनको देखिए, आप ही करिए। तो ये बच्चों क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे और ये NH4Cl बन करके तैयार हो जाएगा। यही होता है बच्चों अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, बहुत सारे इस तरह से कंपाउंड होते हैं। अगर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं। अमोनियम की +1 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। तो आप ध्यान से देखें, तो आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाएगा, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। किसका तैयार हो जाएगा बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, NH4OH। इसका नाम होता है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बताए हैं जो ज्यादातर आपके स्कूल्स में एग्जाम्स में अभी यूज होने वाले हैं। एक H3O प्लस का बताया है, एक अमोनियम आयन का बताया। तो बच्चों आगे की पढ़ाई को हम लोग बरकरार रखते हैं और कुछ और स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि PCl3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कहोगे सर PCl3 का स्ट्रक्चर कैसे बताना होता है। तो मैंने कहा बेटा सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि फास्फोरस की वैलेंसी क्या है। तो कहोगे सर फास्फोरस की वैलेंसी क्या होती है। सर वैलेंसी आपको बतानी है, फास्फोरस की वैलेंसी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फास्फोरस 2 तरह के कंपाउंड बनाता है, एक PCl3 भी बनाता है और एक PCl5 भी बनाता है। लेकिन अगर आपको वैलेंसी नहीं पता है तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। फास्फोरस की वैलेंसी 3 और 5 दो तरह की होती है। जब वैलेंसी 3 होती है तो PCl3 बनाती है, जब वैलेंसी 5 होती है तो PCl5 भी बनाता है, जिसको हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर मैं आपसे पूछूं इसका शेप क्या है, तो तुम कहोगे सर शेप बनाने के लिए तो आप कहीं लॉजिक यूज करते हैं। नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 15 और फास्फोरस के एटॉमिक नंबर होता है 15, और नाइट्रोजन के पास कितना होता है 7। तो बच्चों अगर आपको ध्यान से थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आपको दिखाई देने लगेगा कि जो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मींस 5। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में आते हैं और एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी ज्यादातर सेम होती है। तो जो वैलेंसी नाइट्रोजन की होती है वही वैलेंसी फास्फोरस की होती है पीरियोडिक टेबल। किसमें, पीरियोडिक टेबल। ओके बच्चों, आप इतनी जानकारी नहीं रखते हैं तो सबसे पहले आप PCl3 का मेरे को स्ट्रक्चर बता दीजिए क्या होगा। बताइए क्या होगा, नहीं बता पा रहे तो चलिए दोबारा देखिए थ्योरी कैसे होगा। सबसे पहले इसके पास 3 क्लोरीन आप लगा दीजिए। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। बच्चों एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप केमिकल बॉन्डिंग में धराशायी हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर जरूर याद रखिए। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मैंने क्लोरीन के बना दिए, इस उम्मीद में क्लोरीन के बनाए क्योंकि क्लोरीन 3 है यहाँ पे, और तीनों क्लोरीन ये चाहेंगे कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन 7 से कितने हो जाए, 8 हो जाए। और फॉस्फोरस चाहेगा कि भाई उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और वो 5 से कितने हो जाए, उसके पास भी 8 हो जाए। तो इस लालच में बेचारा फॉस्फोरस क्या करेगा, क्लोरीन के हर एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करने वाला है, बॉन्डिंग करने वाला है। जैसे ये वाला इससे कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर बच जाता है। यानी क्या होता है इसमें, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। और अभी मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के बताया कि कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर 3 सिग्मा 8 लोन पेयर हो जाए तो उसका जो शेप होता है वो पिरामिडल शेप होता है। यानी कि जो अमोनिया का शेप होता है वही PCl3 का भी शेप होता है। तो PCl3 को बेसिकली बुक्स में बच्चों किस तरह से बनाएंगे वो भी आप समझ लीजिए। PCl3 को बुक्स में बच्चों इस तरह से बनाते हैं, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये हो गया PCl3। तो ये PCl3 का स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये शेप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। और भी बच्चों शेप होते हैं, लेकिन अभी एक काम करिए, आप पहले इतने ही शेप्स को अच्छे से करिए, फिर मैं आपको और भी आगे सिखाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरी बातों की तरफ। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल नहीं देखी है तो सबसे पहले आपके पास एक काम है कि आप आज ही किसी भी बुक स्टोर पे चले जाइएगा, किसी भी दुकान पे जहाँ पे बुक्स वगैरह मिलती हो, कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे आपको बड़ी सी पीरियोडिक टेबल मिलेगी। और पीरियोडिक टेबल ला करके अपने घर पे पहले उसको आप चिपका दीजिए। फिर उसको जब आप डेली देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में बच्चों आपको सबसे पहले बिगिनिंग लेवल में दिखाई देगा कि उसमें 7 पीरियड्स होते हैं और 18 कॉलम्स होते हैं। 7 पीरियड्स और 18 कॉलम्स में हम उसमें एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और एलिमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो ऑर्डर में करते हैं, और वो ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कैसा होता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया कि आज ही किसी बुक स्टोर पे जाकर के एक बड़ी सी पीरियोडिक टेबल ले आइएगा, उसको घर पे अपने चिपका दीजिएगा, और उसमें देखिएगा जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम लोग कहते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं वर्टिकल रोज। जो होगी उसको आप क्या कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल होंगी उनको हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है ना। तो कॉलम्स कितनी होती है, कॉलम्स को जो हम लोग कहते हैं बेसिकली ग्रुप्स कहते हैं, और रोज को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो कितने पीरियड्स बताए मैंने, 7 पीरियड्स बताए। और कितने कॉलम, कॉलम यानी कि ग्रुप कितने बताए, 18 ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप इतनी ही जानकारी रखें कि पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। और उसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ये आपको इतनी बेसिक जानकारी आज के टाइम पे हमने आपको बता दी, इतनी जानकारी आप रखिए, फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल देख करके और बताता हूँ। तो बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है वो अब मैं आपको लिख देता हूँ। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है बच्चों, क्योंकि एक ओल्ड पीरियोडिक लॉ भी था, क्योंकि जो पुरानी वाली पीरियोडिक टेबल थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे बनी थी, लेकिन जो नई वाली पीरियोडिक टेबल है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। इसलिए हम आपको बता देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो रिसेंटली अब आजकल हम यूज कर रहे हैं उसमें लिखा होता है द फिजिकल, इसको आप याद कर लीजिएगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function are periodic function
of their atomic numbers. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. यानी कि आपको ध्यान देना होगा, एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. ये होता है बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं तो पीरियोडिक लॉ में आपको इतनी बातें जरूर पता होनी चाहिए. इसमें क्या होते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज also called, क्या कहते हैं? पीरियड्स. ओके. और इसके बाद वाली प्रॉपर्टी 18 वर्टिकल कॉलम्स. कॉलम्स तो बच्चों वर्टिकली लिखते हैं, कॉलम्स जो होते हैं बच्चों वर्टिकली होते हैं. ऑल्सो कॉल्ड 18 वर्टिकल कॉलम्स ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप्स. क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं बच्चों. तो आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए कि कितने कॉलम्स और कितने ग्रुप्स. ग्रुप्स और कॉलम एक ही बात होती है तो 18 होते हैं. क्योंकि इस बात को मैंने काफी बार आपको रिपीट करके बता दिया, इसलिए आपको समझ में आ गया.